Assalamualaikum students, I am your biochemistry teacher Ansa. Today's lecture is about the regulation of eukaryotic gene expression. ये लेक्चर मैंने लिपनकॉट बायोकेमिस्ट्री की बुक से बनाया। लास्ट वीक में हमने रेगुलेशन पढ़ा था प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का, तो आज का लेक्चर जो है इसमें हमने यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन को डिस्कस करना है। Now, what is the difference between the prokaryotic and eukaryotic regulation of gene expression? तो यूकैरियोट्स में बेसिकली सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसमें रेगुलेटरी प्रोसेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो प्राइमरी साइट है रेगुलेशन की वो ट्रांसक्रिप्शन है, ओनली ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे डीएनए से मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। whereas here in eukaryotes ट्रांसक्रिप्शन पे भी होता है जीन रेगुलेशन और ट्रांसलेशन लेवल पर भी होता है। अब हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांस एक्टिंग और सिस एक्टिंग रेगुलेशन और उस मॉलिक्यूल्स को और एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। यहाँ पर भी वैसे ही हैं, लेकिन ऑपेरॉन्स जो हैं प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते जनरली। और फिर जो ऐसी जीन्स जिन्होंने कोऑर्डिनेटली रेगुलेट होना है या एक ग्रुप की फॉर्म में रेगुलेट होना है, तो उसके लिए डिफरेंट अदर प्रोसेसेस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। In eukaryotes, gene expression is regulated at multiple other steps other than ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अलावा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल है, उस पर इसकी रेगुलेशन होती है। तो मेजर मोड्स ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स उस पे है मैसेंजर आरएनए लेवल पर जो होते हैं वो अल्टरनेटिव मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग है, कंट्रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी है एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी। अब ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एडिशनल रेगुलेशन तो उसमें ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की है या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की है, और इसके साथ साथ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन उसमें भी रेगुलेशन होता है। एडिशनल रेगुलेशन एट द प्रोटीन लेवल उसमें है होता है कि जी मॉड्यूलेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन, प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन और टारगेटिंग ऑफ द प्रोटीन। अब ये भी डिफरेंट हैं लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन के, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। Transacting molecules are those molecules which are present from the different part of the DNA, not from the regulation of a particular gene, specific gene जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, उससे ये मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस नहीं होते। ये किसी और जीन की ट्रांसक्रिप्शन से प्रोड्यूस होते हैं और वो साइटोप्लाज्म में उनकी फॉर्मेशन होती है और फिर वो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ ट्रैवल करते हैं। ये हमने प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर भी यूकैरियोट्स में भी ट्रांसएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ शिफ्ट होते हैं। उनके भी दो पार्ट्स हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। और इसमें दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और एक कोएक्टिवेटर्स हैं। तो इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है विच इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन होती है, और इस कंट्रोल को या इस रेगुलेशन को कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल कहते हैं। Next point is the cis-acting regulatory elements. Cis-acting regulatory elements उन पोर्शंस को कहते हैं डीएनए के जहाँ पे जीन की रेगुलेशन होती है और वो जीन एक्सप्रेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो उसके साथ कुछ पोर्शन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम सिस एक्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं जो कि उस जीन की रेगुलेशन को
कंट्रोल कर रहे हैं या उसकी जीन रेगुलेशन करवा रहे हैं. तो here in eukaryote the need to coordinately regulate a group of genes to cause a particular response is of key importance in multicellular organisms. और इसमें प्रोटीन बाइंड करती है रेगुलेटरी कंसेंसस एलिमेंट्स के साथ, हर जीन के साथ, और वो फिर उसकी कोऑर्डिनेटली जो उसकी है रेगुलेशन को उसमें कोऑर्डिनेटली उसको रेगुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं. जब रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन होती है कि वो इंट्रासेलुलर हैं या वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, तो फिर वो सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं और रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और सेल सरफेस रिसेप्टर्स. अब ये यहाँ पे एग्जांपल के साथ सिस एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट्स को भी डिस्कस किया गया और एक फिगर भी है लिपिनकॉट में, तो उसके साथ आप इसको देख सकते हैं वहाँ से. In eukaryotes, gene expression is regulated at multiple other steps other than ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के अलावा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल है, उस पर इसकी रेगुलेशन होती है. तो मेजर मोड्स ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स उस पे है मैसेंजर आरएनए लेवल पर जो होते हैं वो अल्टरनेटिव मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग है, कंट्रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी है, एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी. अब ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. एडिशनल रेगुलेशन तो उसमें ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की है या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की है, और इसके साथ साथ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन उसमें भी रेगुलेशन होता है. एडिशनल रेगुलेशन एट द प्रोटीन लेवल उसमें है होता है कि जी मॉड्यूलेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन, प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन और टारगेटिंग ऑफ द प्रोटीन. अब ये भी डिफरेंट हैं लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन के जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. First point of messenger RNA processing or regulation is the supply side choice. This is a tissue-specific protein isoforms formation, and it can be made from the same pre-messenger RNA through differential co-transcriptional processing, particularly the use of alternative splice sites. अब इसमें एक एग्जांपल डिस्कस की गई ट्रोपोमायोसिन की. ट्रोपोमायोसिन बेसिकली एक एक्टिन फिलामेंट बाइंडिंग प्रोटीन है और ये रेगुलेट करती है फंक्शन ऑफ एक्टिन मसल्स में और नॉन मसल सेल्स में. अब बेसिकली ये प्रोटीन भी मैसेंजर आरएनए से ही उसकी ट्रांसक्रिप्शन से बनती. अब यहाँ पे प्री मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो उसमें वो टिश्यू स्पेसिफिक डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग होती है कि मसल सेल्स में जा रही है तो वो बेसिकली कौन से पार्ट्स उसमें इंक्लूड होंगे, और अगर वो नॉन मस्कुलर सेल्स हैं तो उसमें कौन से पार्ट्स इंक्लूड होंगे. और 60% ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25,000 जीन्स. अब ह्यूमन बींग्स में 25,000 जीन्स में से 25,000 जीन्स का 60% जो है अगर हम इसमें देखें तो उसमें डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग का जो मैकेनिज़्म है वो होता है. तो डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग मीन्स कि डिफरेंट जीनोम के पार्ट्स जो हैं डिफरेंट सेल्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोफॉर्म्स, वो आइसोफॉर्म्स की या डिफरेंट ऑर्गन्स की उसमें लोकेशन के अकॉर्डिंग फिर उसमें जीन स्प्लाइसिंग होती है और उसमें उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है. तो इसी तरह दिस एक्सप्लेन्स हाउ 25,000 जीन्स हैं और वो कितनी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं. हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स उनसे बनती. तो ये फिनोमेनन जो है ये किस तरह होता है, तो इसका जो बेसिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू इस डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है उसको स्प्लाइस साइट कहते हैं. स्प्लाइस साइट चॉइस के डिफरेंट
टाइम पर डिफरेंट मैसेंजर आरएनए के पार्ट्स जो हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। Second step of messenger RNA processing is the messenger RNA editing. After the formation of the messenger RNA, उसमें कुछ editing होती है और फिर उससे प्रोटीन का synthesis हो रहा है. Even after messenger RNA has been fully processed, it may undergo additional post-transcriptional modification. मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के बाद उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो रही है और जिसमें कोई बेस जो है वो ऐड हो रहा है और या रिमूव हो रहा है, एंड दिस इज नोन एज आरएनए एडिटिंग. एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इन ह्यूमंस occurs with the transcript for apolipoprotein ApoB. अब ये एक प्रोटीन है और ये लाइपोप्रोटीन, बेसिकली लाइपोप्रोटीन है और ये डिफरेंट टाइप्स हैं लाइपोप्रोटीन्स की. उसमें अकॉर्डिंग टू द साइज जो है ऑफ डिफरेंट लाइपोप्रोटीन भी उसमें प्रेजेंट होती है. एन एसेंशियल कंपोनेंट जो काइलोमाइक्रोन्स और VLDL. एपोलाइपोप्रोटीन काइलोमाइक्रोन्स में भी है और VLDL में भी है, लेकिन उसकी साइज़ है डिफरेंट. काइलोमाइक्रोन्स जो कि इंटेस्टाइनल हैं लाइपोप्रोटीन्स और हेल्प करती हैं लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन में. इसमें जो प्रेजेंट है उसमें उसका साइज़ है ApoB 48. मीन्स कि 48% जो मैसेंजर आरएनए बना है उसके बाद उसका प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वहाँ पे स्टॉप हो गया. और ApoB 100 में मैसेंजर आरएनए की फुल लेंथ जो है उसकी ट्रांसलेशन हुई है और वो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई. इट्स मीन कि वो 100% सिंथेसिस हुआ है. तो ये बेसिकली आरएनए एडिटिंग का फिनोमेनन है जिसके थ्रू डिफरेंट स्टेप्स पे कोई बेस ऐड हो रहा है या उसमें से रिमूव हो जाता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द मैसेंजर आरएनए. नेक्स्ट इज द मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी. मैसेंजर आरएनए जब बनता है डीएनए से न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म की तरफ शिफ्ट हो जाता है. अब साइटोप्लाज्म में वो कितना टाइम वहाँ पे रहता है और उसके बाद वो डिग्रेड होता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि कितनी प्रोटीन की अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें. तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं इसमें डिस्कस की गई हैं. एक है आयरन मेटाबॉलिज्म और एक है जीन साइलेंसिंग प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस. एंड दोज टू एग्जांपल्स इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. बेसिकली आयरन मेटाबॉलिज्म में एक आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है ट्रांसफेरिन, तो उसको डिस्कस किया हुआ है कि कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है और वो आयरन लेवल जो सेल में लो है या हाई है उसको मेंटेन करती है और उसकी फॉर्मेशन को या उसकी कंसंट्रेशन को सेल में मैसेंजर आरएनए के थ्रू उसको कैसे कंट्रोल करते हैं कि अगर लो है कंसंट्रेशन तो फिर उसके सिंथेसिस को बढ़ा दिया जाता है और अगर कंसंट्रेशन हाई है तो उसके सिंथेसिस को कैसे उसको स्टॉप करना है. तो ये एक प्रोसीजर है आरएनए स्टेबिलिटी का कि उसके थ्रू जीन की रेगुलेशन हो रही है. और एक और प्रोसीजर है जो इसमें आरएनए स्टेबिलिटी में डिस्कस किया गया है, उसको जीन साइलेंसिंग कहते हैं कि कुछ पोर्शन जो है जीन का वो साइलेंट हो जाता है और उस जीन साइलेंसिंग के थ्रू भी आरएनए मैसेंजर आरएनए की रेगुलेशन होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. ट्रांसलेशन लेवल पर मैसेंजर आरएनए की रेगुलेशन होती है. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो अकर एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन. तो मैसेंजर आरएनए जब उसे प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो उस लेवल पर उसकी रेगुलेशन होती है. इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. वन मैकेनिज्म बाय विच ट्रांसलेशन इज रेगुलेटेड इज थ्रू फास्फोरिलेशन ऑफ द यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर. अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन फैक्टर्स को डिस्कस किया गया था कि
वो हेल्प करते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर उसकी फास्फोरिलेशन के थ्रू ट्रांसलेशन की रेगुलेशन को ट्रांसलेशन की रेगुलेशन हो रही है, फास्फोरिलेशन ऑफ द यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो वो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन हो रही है और इस तरह उसकी रेगुलेशन में हेल्प होती है। फास्फोरिलेशन ऑफ EIF2 इनहिबिट्स इट्स फंक्शन। उसके आफ्टर द फास्फोरिलेशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर, उसका जो अपना एक प्रोसीजर है या प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना है उसको उसका प्रोसीजर जो है स्टॉप हो जाता है। सो इनहिबिट्स द ट्रांसलेशन एट द इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप पर ही उसका प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और इस तरह वो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है रेगुलेशन थ्रू मॉडिफिकेशन टू DNA। जीनोमिक मटेरियल की थ्रू कैसे रेगुलेशन हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सेस टू DNA। In eukaryotes, DNA is found complexed with histones and non-histone proteins to form chromatin. यूकैरियोट्स में बेसिकली DNA की फॉर्मेशन होती है, उसमें DNA स्ट्रैंड और साथ प्रोटीन मिलती हैं और वो फिर इस तरह क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीकंडेंस्ड क्रोमेटिन इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन and that differs from the more condensed inactive form which is called heterochromatin. Active chromatin relaxes the nucleosome. बेसिकली जो एक्टिव है क्रोमेटिन जिसने ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करनी है वो न्यूक्लियोसोम को रिलैक्स करेगा और अलाउ करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को टू एक्सेस टू स्पेसिफिक रीजन्स ऑन द DNA और इस तरह ट्रांसक्रिप्शन होती है। न्यूक्लियोसोम्स कैन आल्सो बी रीपोजिशन। न्यूक्लियोसोम अपनी दोबारा पोजीशंस को अपनी यानी उसी कंडीशन को मेंटेन कर सकता है। एन ATP रिक्वायरिंग प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रीमॉडलिंग, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। तो ये दो बेसिकली ये क्रोमेटिन की दो कंडीशंस हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये जो है यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा है, हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती हेटेरोक्रोमेटिन में। हेटेरोक्रोमेटिन जो DNA का पार्ट है उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। तो इस तरह ये क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के थ्रू भी रेगुलेशन होती है। Assalamu alaikum students, I am your biochemistry teacher Ansa. Today's lecture is about the regulation of eukaryotic gene expression. ये लेक्चर मैंने लिपिनकॉट बायोकेमिस्ट्री की बुक से बनाया। लास्ट वीक में हमने रेगुलेशन पढ़ा था प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हमने यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द अरेंजमेंट ऑफ DNA। अब इसको भी एक एग्जांपल के साथ डिस्कस किया गया है कि डिफरेंट DNA के पार्ट्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। द प्रोसेस बाय विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट से ये प्रोटीन बनती हैं एंटीबॉडीज एंड इट इन्वॉल्व्स द परमानेंट रीअरेंजमेंट ऑफ द DNA इन दीज सेल्स। उन सेल्स में DNA के डिफरेंट जो क्रोमेटिन मटेरियल डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट होती है। तो उसके रिज़ल्ट में ये
एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है. दिस प्रोसेस अलाउज द जनरेशन ऑफ 10⁻9 to 10⁻11 डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स. अब डीएनए के पार्ट्स की रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में इतनी नंबर ऑफ कॉपीज एंटीबॉडीज़ की प्रोड्यूस हो सकती है फ्रॉम अ सिंगल जीन, एक जीन से, providing the diversity needed for the recognition of an enormous number of antigens. और इसी के थ्रू फिर डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस की रिकग्निशन में हेल्प होती है. लास्ट पॉइंट here of regulation through DNA modification is mobile DNA elements. Transposons are mobile segments of DNA that move in an essentially random manner from one site to another on the same or a different chromosomes. DNA के different parts हैं और उसकी वो मोबाइल पार्ट्स हैं, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशंस पे मूव कर जाते हैं, तो उनको हम ट्रांसपोजोन्स कहते हैं. मूवमेंट इज़ मीडिएटेड बाय ट्रांसपोजेज. अब वो ट्रांसपोजोन्स डिफरेंट पार्ट डीएनए के उनकी ट्रांसक्रिप्शन और उसकी ट्रांसलेशन के थ्रू ट्रांसपोजेज विच इज़ एन एंजाइम, उसकी प्रोडक्शन होती है और वो इन डीएनए के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. मूवमेंट कैन बी डायरेक्ट इन विच ट्रांसपोजेज कट्स आउट एंड देन इंसर्ट द ट्रांसपोजोन एट अ न्यू साइट. ये डायरेक्ट मूवमेंट है कि एक पोजीशन से उसने किसी पीस को, डीएनए के पीस को काटना है और किसी दूसरी साइड पे जाके उसको इंसर्ट कर देना. इन विच द ट्रांसपोजन इज कॉपीड, कि एक जगह पर भी ओरिजिनल उसकी जो लोकेशन है वहाँ पे प्रेजेंट है और उसकी कॉपी बन गई है जो किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट है. ट्रांसपोजन इज कॉपीड एंड द कॉपी इंसर्टेड एल्सवेयर व्हाइल द ओरिजिनल रिमेन्स इन प्लेस. ओरिजिनल अपनी जगह पे है, उसकी कॉपी बना के तो उसने किसी दूसरी जगह पे उसको इंसर्ट कर दी. In eukaryotes including humans, replicative transposition frequently involves replicative means कि उसकी copies बनती हैं, replica की production रही. तो replicative transposition frequently involves, उसमें एक RNA intermediate आ जाता है जिसके थ्रू एक साइड से दूसरी साइड पे डीएनए का जो पोर्शन है वो उसका ट्रांसफ़र हो रहा है. In which case the transposon is called a retrotransposon. तो इस कंडीशन में फिर ट्रांसपोजोन है उसको रेट्रो ट्रांसपोजोन कहते हैं. तो इस के थ्रू यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन हो सकती है.